Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for 12th class today again. Once again we are here. So हम जो बात कर रहे हैं आजकल जो हम बात चल रही है हमारी वो केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ पे बात चल रही है. ओके, केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, आप यहाँ तक इसमें आ चुके हो. तो माय डियर चाइल्ड, आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. दिस इज अंडरस्टैंड इट्स टॉपिक. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बिहाफ पर आज हम बात करने वाले हैं. तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस कॉलम इज फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नंबर 2, दिस इज फॉर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में जानेंगे. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. कई बार एग्जाम में आता रहा है. डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो माय डियर चाइल्ड, लेट्स गो, हम चलते हैं. पहली चीज हम यहाँ पर बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. इसके डिफाइन आपको बताई जा चुकी है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट्स और यू कैन से द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है माय डियर, पावर और द सम ऑफ पावर. कंप्लीट लिखिए, द सम ऑफ पावर, यानी जो पावर का सम होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर का जो सम होता है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. दूसरा है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड सिमल्टेनियसली टू मेक ए केमिकल रिएक्शन. तो लिख सकते हैं आप मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ molecules, or you can say total number of molecules which colloids each other simultaneously to make, किस लिए, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टकराते हैं आपस में, ठीक है, एक साथ जो टकराते हैं वो कहलाती है आपकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. अगर दूसरे नंबर पर बात यहाँ पर की जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इज कैलकुलेटेड बाय, उसको कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली और एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट. ओके, उधर चलते हैं. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है इज कैलकुलेटेड बाय, वो कैलकुलेट की जाती है मैकेनिज्म की हेल्प से. अंडरस्टैंड. अब तक आप 2 थिंग्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके, विद रेट लॉ, यू कैन से ऑल्सो रेट लॉ के साथ. अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी वो हो सकती है फ्रैक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है. अंडरस्टैंड, इस तरह से हो सकती है. और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, ये हमेशा होती है एक होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर में होती है.
1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरह से। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, याद रखना। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन कभी 0 नहीं हो सकती। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 50, इस तरह। नंबर 5 की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो नंबर 5 ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कितनी होती है? 3 होती है। और मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में बी मोर देन 3, ये जो 3 से ज़्यादा हो सकती है, आराम से हो सकती है। मोलिकुलैरिटी 4, 5, 6 तक हो सकती है आराम से, नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करना चाहते हैं तो पहले इसके लिए हम मोलिकुलैरिटी की बात लिखते हैं। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, में बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ये 6 पॉइंट्स हैं, इन पर नज़र डालना आप ध्यान से। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है माय डियर चाइल्ड, अच्छे से याद रख लेना। तो पहली चीज़ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विद रेट लॉ, दैट इज कॉल्ड order of reaction. And what is molecularity of reaction? Molecularity of reaction may be defined as total number of molecules which colloids each other simultaneously to make the chemical reaction. Understand? That is molecularity of reaction. बात चलती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको मैकेनिज्म से कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये हमेशा होल नंबर में होगी। चौथी बात यहाँ पर यह है कि मोलिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है, लेकिन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन 0 कभी नहीं हो सकती। पांचवी बात यहाँ पर यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मैक्सिमम 3 होती है बस, लेकिन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कभी मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं हो सकती, जबकि मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये बात है आपकी। अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आज हम जो है डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो उनके लिए हम चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया है आपका, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन आपका हो गया है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हमें बात करनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस किन्हें कहते हैं। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस के रिएक्टिंग सब्सटेंस की 0 पावर के। तो मैं आपको पहले दिखा दूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि हमारे पास में केमिकल इक्वेशन हुई और उसमें रिएक्टेंट ए यूज़ हुआ, और ए जब यूज़ हुआ तो वो जाकर के बन गया एक प्रोडक्ट। ए गोज़ टू प्रोडक्ट, ए चला गया प्रोडक्ट में। जब ए की कंसंट्रेशन, जब इनिशियल कंसंट्रेशन पर था ए की कंसंट्रेशन जब कुछ नहीं थी, तो उस टाइम पर इसकी मतलब जब बिल्कुल ए नया नया था, तो आप ये समझ लीजिए तो उसकी कंसंट्रेशन x थी और प्रोडक्ट था उस टाइम पे 0 और टाइम था वहाँ पर उस टाइम पे 0 सेकेंड। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो a-x हो, इसकी कंसंट्रेशन घट गई क्योंकि रिएक्टेंट है तो यूटिलाइज तो हो गया होगा, प्रोडक्ट में चली गई होगी इसकी कंसंट्रेशन। तो ये उस टाइम पे हो गया x और t बराबर आपका हो गया t सेकेंड्स। ये सब। तो अब हम इसके बिहाफ पर यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो बात हमें समझनी है यहाँ पर। तो आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए, ए की पावर 0, ए ये रहा 0 पावर। यहाँ से आप डिफाइन अपने नोट कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस किन्हें कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस।
ये रहा एक्टिव मास, ये रहा रिएक्टिंग सब्सटेंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मासेस के जीरो पावर के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तब आप क्या कहते, तब आप यहाँ ये कहते कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ऐसे करके कहते हैं आप, समझ में आए? तो आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन को आपको अच्छी तरह पता है, आप dx/dt कहते हो उसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। समझ में आया? आप जब इसको लिखेंगे तो dx/dt जब ये ओपन होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और वो होगा यहाँ पर k, और तब तक जो है इसकी कंसंट्रेशन आप a-x लिख लीजिए। ये जो आपकी a की पावर और ये है इसकी पावर 0, चेंज कर लिया है हमने। ये रहा a की जो कंसंट्रेशन थी बाद में वो a-x हो गई थी, तो a-x की पावर 0 है तो ये तो 0 है तो 0 ही रहना है। तो dx इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो k dt बन गया, चाहे भाई dx को यहीं पर रह गया, dx dt इसके मल्टीप्लाई में चला गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाइए आप। इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ से आगे आपको, आपने dx इज इक्वल टू k dt कर लिया, आप यहाँ इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। टू टेक इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेने पर, जब आप दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन लोगे तो आप क्या पाओगे, देखिए इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन k dt, ये लीजिए ये बन गया। और जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो तब कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जरूर आता है, तो आप इसको हटाइए यहाँ से। तो जब आप हटाएंगे तो ये x इज इक्वल टू k t और प्लस i, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए, ठीक है। अब कभी क्या हुआ कि बहन, कभी एक वक्त था जब x इज इक्वल टू भी 0 था, यानी कि कंसंट्रेशन भी आपकी 0 थी, ये रही 0, और टाइम भी आपका 0 था। उस कंडीशन में आप चले जाइए और x और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या है, 0 है, स्मॉल t, और प्लस i, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू आपके पास 0 बचता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट जब आप करेंगे तो x इज इक्वल टू बच जाएगा kt प्लस 0 ना भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है, i की वैल्यू 0 है तो 0 आपने लिखी, x इज इक्वल टू k प्लस kt। आप k बाहर ले लीजिए, k इज इक्वल टू x/t। माय डियर चाइल्ड, ये जो k है ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है, x कंसंट्रेशन है, t टाइम है। तो कई बार इस तरह से आ जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से आप इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं कहना चाहता हूँ व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उस कंडीशन में x की, x मतलब कंसंट्रेशन जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। जब आप इसको बनाओगे तो दैट विल बी गोज टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला है k इज इक्वल टू x/t। अंडरस्टैंड, आप इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पॉज कीजिए वीडियो को और अच्छे से कीजिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। सच रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका फॉर्मूला रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू x/t, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये तो आपकी रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर। अब हम यहाँ पर बातें करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, जीरो ऑर्डर के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ आपको बात कि जब एक कोई स्लोप जब ड्रॉ किया जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 कह दीजिए आप इसे। व्हाट इज E0? E0 है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, और T क्या है, T टाइम है, ठीक है।
कि यहाँ पर टाइम है। तो जब एक स्लोप यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है तो हर एक जो स्टेप्स आते हैं उनके जो है एक स्लोप जो है निकल कर के आता है माइनस के। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। जब इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्रिपेयर किया जाता है तो स्लोप आता है माइनस के, यानी कि रेट कांस्टेंट जाता है माइनस में। कब? जब इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब टाइम और जो उसकी बाद वाली कंसंट्रेशन होती है उसके बीच में जब ये ड्रॉ किया जाता है तो क्या यहाँ पर निकल कर के आता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ जो है आपको पता है टाइम यहाँ कंसंट्रेशन के बिल्कुल एकदम ज़ीरो पावर के इक्वल होता है। मीन्स आप देखेंगे कोई इफेक्ट इसके ऊपर टाइम के साथ साथ नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टाइम के साथ साथ। ये हो गया आपका दूसरा कैरेक्टर। मीन्स टाइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पावर के इक्वल होता है कंसंट्रेशन के। अब हम देख चलते हैं यहाँ पर नंबर थर्ड कंडीशन ये है कि टाइम, ये रहा टाइम आपका, यही कह लीजिए कंसंट्रेशन और T1/2 हाफ लाइफ के बीच में जब यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है तो जो टी हाफ है मीन्स हाफ लाइफ जो होती है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। हाफ लाइफ ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी, लाइक अंडरस्टैंड। ये 3 कैरेक्टर्स आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं, तो आप इनको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है आपको सीधे तौर पर दे दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से। बस आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसके अंदर इस वक्त ये जो केमिकल जो भी आपका ड्रॉ करके जो आपको दिया गया है, जो प्लॉट आपको दिया गया है, तो इसमें बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे कहेगा अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंफर्म पता है तो ठीक है, अगर आपको देखते हो तीनों में से कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे कहेगा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऐसे कहेगा कि इसके लिए जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो जीरो ऑर्डर की अभी आपने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट, अपने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी, वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बड़ा थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूँ कि फिर से वही कंडीशन है। ए आपका एक चला गया, एक रिएक्टेंट है जो कि चला गया प्रोडक्ट में, तो उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन थी x, प्रोडक्ट था 0, टाइम था 0। उसके बाद ये बन गया a-x और इसकी कंसंट्रेशन हो गई x, टाइम हो गया 3 सेकंड। ये आपकी बन गई कंडीशन। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस टू द फर्स्ट पावर, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of active mass of reacting substance. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस यही तो है, तो यही लिया है हमने। आप इसे ओपन कर लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? dx/dt इज इक्वल टू, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, वो है रेट कॉन्स्टेंट के। रेट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या है? रेट कॉन्स्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ये रेट कॉन्स्टेंट होता है। तो के अब यहाँ ए की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो? a-x आप पुट कर लीजिए। उसकी पावर फर्स्ट है तो फर्स्ट ये रहेगी, नो प्रॉब्लम, ये लिखा जाएगा, जीरो नहीं रहेगी, जैसे लास्ट टाइम थी 1 हो गई उसकी वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो dx/a-x को ले लो और के dt को इधर पहुँचा दो और लिख दो टू टेक, क्या लेना है? इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो इंटीग्रेशन dx/a-x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये लीजिए। इंटीग्रेशन आपने दोनों साइड में ले लिया है। अब आप क्या करेंगे? जब इसका इंटीग्रेशन हटेगा तो कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, जैसे कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप कीजिए इसको, ये बन के आ जाएगा आपका, जब यहाँ से ये हटेगा log e a, ये निकल करके आएगा माइनस log e, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे log e a-x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको यहाँ से हटाओगे
तो माइनस log E प्लस KT, ये यहाँ से बच जाएगा जब आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे। log E प्लस KT, ओ सॉरी सेकेंड, वेट फॉर दिस इनकन्वीनियंस। स्टूडेंट्स, जब आप इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे दैट विल बी गोज टू माइनस log E A इज इक्वल टू KT, K तो ये है ही और T भी आ गया, प्लस I क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, अब इस सिचुएशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो। आपने इसका नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, बट आपको पता है फिर दोबारा से वैन t इज इक्वल टू 0 था और x इज इक्वल टू भी 0 था, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करना, t इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू भी 0, तो माइनस log E A इज इक्वल टू k और मल्टीप्लाई t की वैल्यू आप 0 बता रहे हो प्लस i, तो माइनस log E A इज इक्वल टू i बचता है। चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर मैंने टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को पुट कर दिया यहाँ पर, log E A इज इक्वल टू i बचा। अब आप ये जो वैल्यू है आपकी, ये इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट ये आई की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप क्या पाओगे, माइनस log E A इज इक्वल टू KT। अब आई की वैल्यू क्या है, माइनस log E, आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, अंडरस्टैंड। आप इस वैल्यू को इधर ले आइए, ये माइनस की है, ये आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो आपको क्या मिलने वाला है चेक करते हैं अभी। आई थिंक सॉरी एक गलती हो रही है यहाँ पर, ये माइनस एक्स था, ये माइनस। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो आप क्या पाओगे, माइनस सॉरी प्लस में आ रहा है, log E A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, ऐसे लिख सकते हैं। अब माय डियर ये फॉर्मूला log A अपॉन B का फॉर्मूला है, ये जो आपने लिखा ना log E A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है log A अपॉन B का। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप पाओगे log E A अपॉन A माइनस एक्स, बस। तो आप इसे ओपन करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, इसे क्लोज करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू KT। आप K को इधर ले आइए, सॉरी T को इधर ले आइए, तो 1 अपॉन T log E A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K आ गया, ठीक है। और जब यहाँ से आप ये E को जब यहाँ से आप हटाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जानी है, तो आप कर दीजिए 2.303 अपॉन T, ठीक है, log tan A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कर दीजिए, यही कह दीजिए log, बस ठीक है, आई थिंक यही है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log tan A अपॉन A माइनस एक्स, ये आपका बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, अंडरस्टैंड। अब बात आ जाती है यहाँ पर इसके उसकी कि यहाँ इसकी जो है यूनिट क्या होनी चाहिए, तो हम यूनिट पर भी काम करते हैं। तो यूनिट के लिए जब आप जाओगे K इज इक्वल टू ये है, तो इसमें केवल और केवल आप देख रहे हो 1 अपॉन सेकेंड आ रहा है नीचे, केवल T की वैल्यू है ओनली, बाकी सब कुछ नेग्लिजिबल है। तो K इज इक्वल टू T की वैल्यू सेकेंड इनवर्स, ये इसकी ऑर्डर आ गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है वो द रेट यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आ गई K इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, अंडरस्टैंड। तो ये आ गया आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहीं पर अगर आप इसकी हाफ लाइफ और कैलकुलेट करना चाहते हैं, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके रिगार्डिंग भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अपने इसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, बाद में बताऊंगा व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहले आप हाफ लाइफ पढ़ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि हाफ लाइफ कहते किसे हैं, और आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस कंडीशन में आप पहले तो ये बताइए कि इसके लिए फॉर्मूला होता क्या है, क्या फॉर्मूला रेट कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log tan A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो है। तो हाफ लाइफ क्या है, किसे कहते हैं हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, वो अपनी लाइफ का आधा रह जाता है। हाफ लाइफ में बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन व्हेन ए केमिकल रिएक्टेंट इज लेफ्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी हाफ लाइफ वो समय होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। सपोज दैट के कोई हमारे पास में रिएक्टेंट है ए है,
और इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए है, ए उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और उसकी वो जो आधी रह गई नहीं हाफ रह गई, तो उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हो, k इज इक्वल टू 2.303 और t क्या है, टाइम है, टाइम को आप क्या कह रहे हो, हाफ लाइफ। तो log 10 यहाँ आप देखिए आपने इतने सारे को क्या मान लिया, ये तो आपका ये तो ऐसे ही रहेगा और a माइनस एक्स यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आधी रह गई है अपॉन 2 रह गई, ऐसे लिखिए। a से a कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1/2 और log 10 2, तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉइंट T1/2। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बात तो गलत है लेकिन रट लो, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है वो कितनी आती है, वो आती है 0.6932 अपॉन T1/2। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो T1/2 इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के, ये रहा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है, ठीक है माय डियर चाइल्ड। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम जो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हो, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम ऑन बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, हमारे पास इसका एक और मेथड है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जब कंसंट्रेशन दी गई होती है, देखिए ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला आपके पास में k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी log 10 अपॉन a माइनस एक्स, आप यूज तब करोगे जबकि आपको रिएक्टेंट की जो है कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है लेकिन वो काय में दी गई, परसेंटेज में दी गई है। अगर कोई भी चीज़ कोई रिएक्शन परसेंट में कंप्लीट हो रही है कि 50% कंप्लीट इन 50 मिनट, ऐसे समझ लीजिए 50% कंप्लीट इन 10 मिनट, 60% कंप्लीट इन 20 मिनट, तो जब परसेंटेज में आपको जो वैल्यू दी जाएगी तो तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। लेकिन जब आपको कंसंट्रेशन दी जाएगी डायरेक्ट तौर पर, तो आप इस फॉर्मूले को एक तरीके से और भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 a0 अपॉन a। अब ये क्या क्या है, क्या क्या है इसमें, a0 अपॉन a क्या है, a0 क्या है, a0 है इनिशियल कंसंट्रेशन और a क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, t टाइम है, k रेट कांस्टेंट है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये भी फॉर्मूला है। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनसे रिलेटेड नेक्स्ट पीरियड में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।